साल 1857 ये वो साल था जब भारत में एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी थी। तो चलिए भारत के इतिहास के इस बहुत ही अहम मोड़ 1857 की इस महान बगावत को जरा और करीब से समझते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना कि क्या सिर्फ एक राइफल का कारतूस इतने बड़े साम्राज्य को हिला सकता है। पर यकीन मानिए, यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में असंतोष की आग लगा दी थी। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये चिंगारी भड़की। वो पल जब बरसों से दबा हुआ लोगों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। देखिए, विद्रोह का जो सबसे इमीडिएट कॉज बना वो था धार्मिक भावनाओं का अपमान। एक अफवाह फैली कि नई एनफील्ड राइफलों के जो कारतूस हैं उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और सिपाहियों को इन्हें इस्तेमाल करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। बस इसी बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों को भड़का दिया। और इसके बाद तो मानो आग ही लग गई। घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मार्च में मंगल पांडे का अकेला विरोध, अप्रैल में उनकी शहादत और मई आते आते मेरठ में एक पूरी की पूरी सिपाही टुकड़ी की बगावत। बस कुछ ही हफ्तों में एक चिंगारी एक बड़े विद्रोह में तब्दील हो गई। लेकिन सच तो यह है कि वो कारतूस वाली बात तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असल में ये चिंगारी शिकायतों के एक ऐसे बारूद के ढेर पर गिरी थी जो दशकों से धीरे धीरे जमा हो रहा था। चलिए इस आग के पीछे के असली कारणों को समझते हैं। असल में ये सब अंग्रेजों की एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। उनकी विस्तारवादी नीतियों का एक ही मकसद था, एक एक करके भारतीय राज्यों को हड़पना। इससे जो भारतीय शासक परिवार थे वो खुद को बहुत ज्यादा शक्तिहीन और असुरक्षित महसूस करने लगे थे। और इसी हड़प नीति का एक बड़ा हथियार था व्यपगत का सिद्धांत, या जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। ये बड़ी चालाकी से बनाई गई एक पॉलिसी थी। इसने उत्तराधिकारी गोद लेने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा को मानने से ही इनकार कर दिया। इससे सबने जमीन हड़पने की एक खुल्लम खुल्ला कोशिश के तौर पर देखा। अब देखिए, आर्थिक मोर्चे पर भी हालात बहुत खराब थे। एक तरफ भारी लगान और टैक्स वसूली के तरीकों ने किसानों की कमर तोड़ दी थी, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड से आने वाले सस्ते मशीन से बने माल ने भारत के अपने कपड़ा और दस्तकारी उद्योगों को लगभग खत्म ही कर दिया था। तो असंतोष हर तरफ था, गांव से लेकर शहर तक। अंग्रेज सिर्फ कानून नहीं बदल रहे थे, लोगों को लगने लगा था कि वो भारत के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने पर सीधा हमला कर रहे हैं। उन्हें अपनी संस्कृति, अपने धर्म को लेकर एक गहरा डर और चिंता महसूस होने लगी थी। और अब बात करते हैं सेना की, यानी वो लोग जिनके दम पर ब्रिटिश हुकूमत टिकी थी। भारतीय सिपाही जो सेना का इतना बड़ा हिस्सा थे, वो खुद को बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। वेतन में भेदभाव, प्रमोशन में भेदभाव, इस सब ने उनके अंदर के असंतोष को और भी ज्यादा भड़का दिया था। तो बस जैसे ही विद्रोह की आग भड़की, वो जंगल की आग की तरह पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई और इसने ब्रिटिश शासन की नींव को सचमुच हिलाकर रख दिया। इस बगावत के जो बड़े केंद्र थे उनमें दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और झांसी जैसे शहर शामिल थे। और यहाँ कमान संभाली कुछ बहुत ही करिश्माई और दिलेर नेताओं ने, जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इन सब ने अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। लेकिन इतनी बड़ी बगावत और शुरुआती कामयाबियों के बावजूद साल भर के अंदर ही इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। पर इसकी नाकामी ने भी भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? आखिर ये विद्रोह नाकामयाब क्यों हुआ? देखिए, इसके कई बड़े कारण थे। एक तो ये कि ये पूरे भारत में नहीं फैला, कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, और हाँ, संसाधनों की भी भारी कमी थी। इन सब वजहों से ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं बन पाया। इस विद्रोह का जो सबसे बड़ा और सबसे सीधा असर हुआ वो था भारत में सत्ता का पूरी तरह से बदल जाना। 1857 से पहले यहां एक ट्रेडिंग कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, लेकिन विद्रोह के बाद भारत पर सीधा इंग्लैंड की महारानी का शासन शुरू हो गया, जिसे हम सब ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। अब जाहिर है इस विद्रोह से अंग्रेज बुरी तरह डर गए थे, तो उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए कई बड़े प्रशासनिक बदलाव किए। कंपनी का राज खत्म किया गया, वाइसरॉय का नया पद बनाया गया और सेना को इस तरह से बदला गया कि भविष्य में फिर कभी कोई सिपाही बगावत करने की हिम्मत ना कर सके। तो आखिर में सवाल यह आता है कि इस इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक घटना की असली विरासत क्या है?
क्या ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था या उससे कहीं बढ़कर कुछ और? भले ही ये विद्रोह उस वक्त कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के वो पहले असली बीज बो दिए जो दशकों बाद भारत की आज़ादी के आंदोलन के रूप में एक बड़ा पेड़ बने। इसने पहली बार अलग अलग तबकों के भारतीयों को एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ लाखड़ खड़ा कर दिया था। और आखिर में ये सवाल कि हम इस घटना को क्या कहें, एक विद्रोह, एक गदर या भारत की आज़ादी का पहला संग्राम? सच तो ये है कि हम इसे जो भी नाम दें वो इस पर एक लंबी बहस को दिखाता है, एक ऐसी बहस जो आज भी जारी है और हमें याद दिलाती है कि इतिहास को हमेशा अलग अलग नज़रियों से देखा और समझा जा सकता है।